हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी। और कैसे हैं आप लोग? टाइटल आपने देख लिया होगा, ये है पार्ट टू किस चैप्टर का? ये हम क्लास 7th का हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ तक करा चुकी हूँ। अब मैं आपको ये कराने वाली हूँ हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, ये वाला टॉपिक। ठीक है जी, तो चलो विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं। और अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप इससे पिछली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अच्छा अब चलो, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। तो जो हिस्ट्री लिखते हैं हमारे हिस्टोरियन, उनको किन किन सोर्सेज से, ठीक है, पास्ट के किन किन सोर्सेज से, हिस्ट्री के किन किन सोर्सेज से पता चलता है चीज़ों के बारे में। सो हिस्टोरियन देखो यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। तो जो सिंपल सी बात है भाई, जो हमारे हिस्टोरियन है, वो डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज का यूज़ करते हैं और उसी से लर्न करते हैं हमारे पास्ट के बारे में। ठीक है, तो लास्ट ईयर हमने जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे, यू रीड अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, जो हर्षवर्धन था उसके बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स। इस बुक में हम रफली 700 से लेकर के 1750, यानी कि 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी, इन्हीं 1000 सालों की बात कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप नोटिस करोगे, देखो आपको एंशियंट हिस्ट्री का अगर याद होगा तो हमने जो है वहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, है ना, कुछ कॉइन्स या कुछ इस तरीके के सोर्सेस से हमने पढ़ा था, हिस्ट्री को जाना था। एंशियंट हिस्ट्री में हिस्टोरियन जो है यही सोर्सेस के थ्रू रीड करते थे। सो यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेस यूज्ड बाय हिस्टोरियन फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। तो आप कुछ कंटिन्यूटी फील करोगे मिडिवल हिस्ट्री के बारे में भी, कि यहाँ पे हिस्टोरियन जो है किन किन चीज़ों के थ्रू स्टडी करते हैं। देखो, दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, की जो कॉइन्स मिले हैं पास से, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, आर्किटेक्चर, जो भी टेम्पल वगैरह किस तरीके से, किस आर्किटेक्ट का यूज़ करके बने हैं आर्किटेक्चर को, एंड इवन द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इन्फॉर्मेशन। देखो एंशियंट हिस्ट्री में उतने टेक्सचुअल रिकॉर्ड नहीं थे, जो मिडिवल हिस्ट्री है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा द नंबर एंड द वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, मतलब हाथ से लिखी हुई किताबें, ठीक है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो है मिले हैं हिस्टोरियंस को, और वो उसके थ्रू भी जो है पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हिस्टोरियन जो है हिस्ट्री को अभी भी कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, एक पर्टिकुलर जगह का क्या है, उससे रिगार्डिंग टेक्सचुअल रिकॉर्ड से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और हमारे को हिस्ट्री बताते हैं। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूटी हो गई कि पहले भी एंशियंट में भी कॉइन्स के थ्रू पढ़ते थे, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पढ़ते थे, आर्किटेक्चर के थ्रू, अब यहाँ भी पढ़ेंगे। बट द पॉइंट इज, एक डिसकंटिन्यूटी ये है कि पहले एंशियंट हिस्ट्री में टेक्सचुअल रिकॉर्ड उतने नहीं थे, लेकिन यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री में नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, मिलेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस स्लोली डिस्प्लेस द अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से हमें अदर टाइप ऑफ जो है इन्फॉर्मेशन और पता चलती है। थ्रू दिस पीरियड क्या होगा, पेपर जनरली बिकम चीपर एंड मोर। देखो कोई भी चीज़ जब ज़्यादा मिल रही है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इस पीरियड के, मिडिवल हिस्ट्री के ज़्यादा अगर मिल रहे हैं या हिस्टोरियन उसके थ्रू ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो मतलब मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे पेपर बहुत चीप हुआ करता होगा, तभी तो इतनी ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स वगैरह लिखी गई हैं। ठीक है, अब आप एक टर्म आएगी स्क्राइब्स। स्क्राइब्स कौन होते हैं मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो भाई हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे और आपको अपने पास्ट के बारे में जानने में इच्छा है, इंटरेस्ट है, तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मेरे को मतलब पर्सनली सोशल साइंस अब बहुत अच्छी लगती है। इसमें हिस्ट्री, एसपीएल, पॉलिटिकल लाइफ वगैरह, डेमोक्रेसी, ये वो, और जोग्राफिकल एरियाज ऑफ अर्थ एंड सारी चीज़ें, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसे देखोगे। तो देखो वैल्यू ऑफ पेपर, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, ये पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, मार्कर थोड़ा सा बदल देते हैं। देखो, द वैल्यू ऑफ पेपर कंपेयर करें हम, इन द मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी अ स्कॉलर है एक, वांटेड टू कॉपी अ बुक। मतलब जैसे आप कॉपी करना समझते हो ना, कि मैंने होमवर्क नहीं करा था तो मैम ने एक चैप्टर करा दिया, मैं छुट्टी पे थी 2-3 दिन से, तो मैं अपनी फ्रेंड की कॉपी लाई हूँ, अब मैं उसमें से कॉपी करूंगी। राइट, तो क्वेश्चन आंसर जैसे हम लोग कॉपी करते हैं। तो मिडल 13th सेंचुरी में एक स्कॉलर जो थे, उन्होंने कॉपी करनी थी बुक, बट ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर, बट उनके पास इनफ पेपर थे नहीं। सो ही वॉच द राइटिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट, ही डिड नॉट वॉन्ट ड्राइड पेपर एंड यूज इट। तो इन्होंने क्या करा, एक मैन्यूस्क्रिप्ट, जो पाम लीव्स, आपको पता ही है, पाम लीव्स का यूज़ करके मैन्यूस्क्रिप्ट बनती थी। ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको मतलब मान के चल रही हूँ, आपको पता होगी, क्योंकि हमने ये एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा है कि मैन्यूस्क्रिप्ट पाम लीव्स, यानी कि ताड़ के पत्तों के ऊपर लिखी जाती थी। राइट, तो इन्होंने क्या किया, इनको कॉपी करना था और इनके पास ज़्यादा पेपर थे नहीं। ये हम बात करें मिडल ऑफ 13th सेंचुरी की। ठीक, तो इन्होंने क्या करा, एक मैन्यूस्क्रिप्ट को मतलब वॉश कर दिया और उसको पेपर को सुखा दिया, उसके बाद उसको यूज़ कर लिया। अ सेंचुरी लेटर क्या हुआ, इफ़ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी एंड हैव द शॉपकीपर रैप फॉर यू इन सम पेपर। अब देखो क्या है कि अगर आप कोई फूड वगैरह खरीदते हो मार्केट से, और जो है आपको शॉपकीपर रैप करके प्रॉपर पेज पे देता है, तो भाई आप तो लकी हो, है ना।
सो व्हेन वाज पेपर एक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल इन द 13th एंड 14th सेंचुरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक तरीके से 13 और 14 सेंचुरी में क्या पेपर जो था वो एक्सपेंसिव था एंड इजीली अवेलेबल था या नहीं? क्योंकि देखो इन्होंने क्या करा है, इनके पास पेपर नहीं था, इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को धो डाला और फिर पढ़ा, मतलब उस पर लिखा, तो वो चीज़ आपको बताई गई है, ठीक है। ये जो हमने बॉक्स पढ़ा है जस्ट नॉर्मल्स है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मिडिवल पीरियड में क्या था, पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर, ग्रेजुअली धीरे धीरे पेपर जो है, मतलब 13th सेंचुरी में थोड़ा सा फिर भी था कि भाई एक्सपेंसिव हो, लेकिन धीरे धीरे मिडिल हिस्ट्री में इस पीरियड में देखा गया कि ग्रेजुअली पेपर जो है चीपर होता गया, यानी कि उसकी लागत या कॉस्ट कम होती गई, ठीक है। वाइडली अवेलेबल, और वाइडली अवेलेबल हो गया पेपर, इसलिए ही हमें मिडिवल हिस्ट्री के टेक्सचुअल रिकॉर्ड ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि पेपर चीप था, वाइडली अवेलेबल था मिडिवल हिस्ट्री में, तो लोगों ने स्क्राइब्स के थ्रू बहुत सारे बुक्स लिखवाई होंगी। सो पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, तो लोग पेपर का यूज़ क्यों करते थे? होली टेक्स्ट को लिखने के लिए, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, रूलर के पूरे क्रॉनिकल्स यानी कि रूलर्स के बारे में लिखने के लिए कि भाई उन्होंने क्या क्या बैटल करी, क्या क्या एरियाज जीते, ये सब तो सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड की जा रही थी इन्फॉर्मेशन, पहले जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट पे होती थी, पत्थरों पे खुदवाते थे, इंस्क्रिप्शंस होते थे, अब मिडिवल हिस्ट्री में ना लोग टेक्स्ट बुक पे नोट कराएंगे, ठीक है, चीज़ों को। क्रॉनिकलर्स ऑफ रूलर, लेटर, टीचिंग्स ऑफ सेंट, जो सेंट ने टीचिंग दी है, क्या बताया है, पेटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, सब कुछ पेपर का यूज़ करके लिखा जा रहा था। मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, और जो भी अच्छा आपको पता है मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है ना, जो जैसे कि आपको पता है मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है वो कलेक्ट की जाती है, ठीक है, वेल्दी पीपल के द्वारा। अब देखो पहले के टाइम पे जो आम ऑर्डिनरी जनता होती थी उनको तो अपना खाना, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, खेती, इसी से फुर्सत नहीं मिलती थी, तो वो तो नहीं लिखवाते, लेकिन जो रूलर्स थे, वेल्दी पीपल्स थे, ठीक है, वो सब जो है लिखवाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट। आपको पता है मैन्यूस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन, तो मैन्यूस्क्रिप्ट को है ना कलेक्ट की गई थी बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स और मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल, तो दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स। तो आर्काइव्स में क्या होता है? आर्काइव्स में मैन्यूस्क्रिप्ट प्लेस की जाती है। देखो आर्काइव्स क्या होता है आपको बताती हूँ। अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। एक आर्काइव ऐसा वो लाइब्रेरी का प्लेस है, ठीक है, जहाँ पर के मैन्यूस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर किए जाते हैं। टुडे जितने भी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने उनके आर्काइव्स हैं, ठीक है, वेयर वो ये सारी जो ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, ट्रांजेक्शन्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड है, वो सब यहाँ पर रखते हैं आर्काइव में, ठीक है, समझ आ गया आर्काइव। सो दीज मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी या डॉक्यूमेंट जो थे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट टू द हिस्टोरियंस, सो बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़, क्योंकि भाई लैंग्वेज और टर्म्स बदल रही हैं और सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है, तो उनको एक्चुअली फाइंड आउट करना कि क्या लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में, वो हिस्टोरियन उसके अकॉर्डिंगली रीड करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बट द पॉइंट इज आर्काइव आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे सारे टैग जो मैन्यूस्क्रिप्ट है या इंपॉर्टेंट पास्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रिकॉर्ड, मतलब वो सारे स्टोर करके रखे जाते हैं, ठीक है। देन पहले के टाइम में प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। अब देखो, अब आप सोचोगे मैम एक बात बताओ, आपने ये बात इतनी बार बताई कि पहले पेपर का यूज़ करके लिख रहे थे, यानी कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड हमें जो है बहुत ज़्यादा मिले हैं इसमें, किसमें, मिडिवल हिस्ट्री में टेक्सचुअल रिकॉर्ड मिले हैं। तो ये किताबें लिखी, अब आज के टाइम में तो किताबें जो है प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू प्रिंट की जाती है पेपर पे चीज़ें, लेकिन पहले तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे, तो भाई इन्होंने कैसे लिखी? सो दोज डेज में स्क्राइब्स हुआ करते थे, स्क्राइब्ड कॉपी करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट को बाय हैंड। आप ये देख लो, बाय हैंड, हाथ से इतनी बड़ी ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखते थे स्क्राइब्स, ठीक है। तो स्क्राइब्स द पर्सन हु राइट थिंग्स, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड होमवर्क, आपने अभी कभी फ्रेंड का होमवर्क कॉपी किया होगा, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि ये कोई सिंपल एक्सरसाइज नहीं है। कई बार आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता कि यार ये इसने क्या लिख दिया, इसने ये क्या स्पेलिंग लिखी, तो आप ना उसको अपनी तरफ से बना के लिख देते हो जो आपको समझ में आता है। ये यू मस्ट हैव डन दिस, आई नो, है ना, क्योंकि मैंने भी किया है। तो समटाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड हैंड राइटिंग, कभी कभार फ्रेंड की हैंड राइटिंग समझ नहीं आती, तो हम अपने हिसाब से गैस कर लेते हैं कि हाँ ये स्पेलिंग लिखी होगी, दिस इज वॉट इज रिटन, राइट। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, कुछ स्मॉल बट इंपॉर्टेंट, कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं आपकी कॉपी में और आपकी फ्रेंड की कॉपी में, क्योंकि उसने जो एक दो चार वर्ड लिखे थे वो आपको समझ नहीं आया, आपने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया कि मैडम कहाँ इतना डिटेल में वर्ड की स्पेलिंग चेक कर रही है ना, आपके अकॉर्डिंग ये हुआ और आपने लिख दिया। तो इसी वजह से चेंजेस आ गए कि फ्रेंड की कॉपी और आपकी कॉपी एकदम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट तो नहीं हुई, थोड़े बहुत चेंजेस आपने कर लिए अपने अकॉर्डिंग, आपको नहीं समझ आ रहा था तो राइटिंग। तो ऐसे ही जब स्क्राइब्स कॉपी करते थे बाय हैंड, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट को जब ये कॉपी करते थे ना, तो जैसे कोई कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको कॉपी करवाया है किसी रूलर ने आगे के टाइम के लिए, तो कॉपी करते थे जब ये मैन्यूस्क्रिप्ट को, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द स्मॉल चेंजेस, तो इनसे भी कुछ स्मॉल चेंजेस हो जाते थे। अब आप समझो कैसे टर्म्स के मतलब बदल जाते थे, यही इन स्मॉल चेंजेस की वजह से। अ वर्ड हेयर एंड देयर हो जाता था, एक सेंटेंस इधर उधर हो जाता था। सो दीज स्मॉल डिफरेंसेस से क्या हुआ, ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट, कि जो भी एक शुरुआत में लिखी गई हो शुरुआती सेंचुरी में
और जो बाद की सेंचुरीज में लिखी गई है उन मैन्यूस्क्रिप्ट दोनों मैन्यूस्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है ना, डिफरेंस आ जाते थे, हालांकि ये कॉपी पेस्ट भी हो तब भी, क्योंकि वो स्मॉल चेंजेस कुछ वर्ड का, कुछ सेंटेंसेस का, कुछ मीनिंग का सब इधर उधर हो जाते थे। यहाँ पे एक स्क्राइब की फोटो दिखाई हुई है कि कैसे ये कॉपी करते थे। ठीक है, अब आगे पढ़ो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है तो इसे पढ़ लो आप। यहाँ पे दो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जो कि ये लैंग्वेज हमको समझ नहीं आ रही है ना, पढ़नी नहीं आ रही क्योंकि ये अलग लैंग्वेज है। ठीक है, देखो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग आपको दिखाई गई है। कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। द नस्तलिक, नस्तलिक क्या है? एक नस्तलिक एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है जिसमें ऑन द लेफ्ट पे जो है ये, ठीक है, इज कर्सिव एंड ईजी टू रीड। एट द शिक स्टेट यानी कि जो राइट साइड पे है इज डेंसर एंड मोर डिफिकल्ट। देखो ये वाला थोड़ा कर्सिव है, नस्तलिक मतलब थोड़ा कर्सिव है और इजी टू रीड है, और ये वाला थोड़ा मोटा मोटा करके डार्क करके लिखा हुआ है ना, डेंस है, तो इट इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू रीड। ठीक है, अब सम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कुछ टेक्स्ट बुक की यहाँ पे बात हो रही है, जो लिखे हुए हैं वो जो थे डिफरेंट हो जाते थे एक दूसरे से। ठीक है, ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। क्योंकि आज हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं हमें नहीं पता कि ये ओरिजिनल वाली है या ये कॉपीड वाली है, क्योंकि अगर कॉपीड वाली मैन्यूस्क्रिप्ट होगी तो भाई उसमें कुछ कुछ स्मॉल चेंजेस होंगे तो हमें एग्जैक्ट हिस्ट्री कैसे पता चलेगी। ठीक है ना, तो ओरिजिनल वाली ऑथर की कौन सी है वो हमको आज मिलनी मुश्किल हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ओनली, क्योंकि भाई राइटिंग में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है स्क्राइब्स की, और धीरे धीरे फिर टर्म्स है, वर्ड्स हेयर देयर हो रहे हैं, तो उससे कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, मीनिंग बदल रहा है, तो कॉपी की हुई मैन्यूस्क्रिप्ट भी कॉपी ओरिजिनल वाली से डिफरेंट हो जाती थी। ये बात समझो आप, जो कॉपी की हुई मैन्यूस्क्रिप्ट है बाद की सेंचुरीज में मान लो 3-4 उसके कॉपी बन गई, तो जो ओरिजिनल वाली थी उससे पूरी वो अलग हो जाती थी। ठीक है, तो ओरिजिनल वन फाउंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हिस्टोरियंस के लिए। सो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर स्क्राइब्स, की जो बाद के स्क्राइब्स ने उसकी कॉपी बनाई है हम उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, मतलब हिस्टोरियंस की बात हो रही है अबाउट रीडिंग अबाउट द पास्ट। सो एज अ रिजल्ट क्या था, हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट। तो कई बार ये भी होता था कि सेम टेक्स्ट है, मतलब सेम बात, सेम पूरा वो लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट है, लेकिन उनको डिफरेंट डिफरेंट वर्जन और मैन्युस्क्रिप्ट के पढ़ने होते थे टू गेस कि व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, कि भाई ऑथर ने एक्चुअल में क्या लिखा है। कि ये वाली एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली मुझे मान लो, और एक ये मिली, एक ये मिली, तो अब ये इसके 3 वर्जन है। अब तीनों में से ओरिजिनल वाला कौन सा, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि तीनों में कुछ कुछ चेंजेस आए हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चेंज आएंगे राइटिंग में भी, या फिर थोड़ा वर्ड इधर उधर हो गया, तो हो सकता है कुछ वर्ड का कॉन्टेक्स्ट या मीनिंग अलग हो, तो ओरिजिनल वाली कौन सी है वो गैस करते हैं फिर ये लोग हिस्टोरियंस हमारे, बाकी सारे अदर मैन्युस्क्रिप्ट के सारे वर्जन पढ़ के। सो ऑन ओकेजन क्या था ना, ऑथर रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम। द 14th सेंचुरी की बात करें तो एक क्रॉनिकलर है जियाउद्दीन बरनी, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लो, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर था जियाउद्दीन बरनी, रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट, उसने अपनी क्रॉनिकल यानी कि अपने बारे में कुछ लिखा। ठीक है, एक उसने लिखा 1356 में एक क्रॉनिकलर, और अनदर वर्जन उसका 2 साल बाद लिखा, यानी कि एक उसने लिखा 1356 में और एक उसने लिखा 1358 यानी कि 2 साल के बाद। तो द टू डिफरेंट, ये दोनों अगर आप देखोगे इसके क्रॉनिकलर, तो लिखे दोनों जियाउद्दीन बरनी नहीं है और लिखे अपने बारे में ही है, बट क्या हुआ कि ये एक दूसरे से डिफर है फ्रॉम ईच अदर, बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वर्जन। हिस्टोरियन को 1356 वाला नहीं मिला था वर्जन, उनको 1358 वाला मिला था, तो जो उनको मिला उसी वाले को उन्होंने रियल मान लिया कि यही जियाउद्दीन बरनी ने अपनी क्रॉनिकल लिखी है। लेकिन जब उनको बाद में 1960 के टाइम पे उनको बाद में जब फर्स्ट वर्जन मिला 1356 वाला, तब उनको रियलाइज हुआ कि ये तो हमारा सेकंड वर्जन था, इससे पहले भी एक बार जियाउद्दीन बरनी लिख चुके हैं ऑलरेडी यही अपना क्रॉनिकलर ही। लेकिन हाँ इसमें 1356 वाले में और जो बाद में लिखा गया था 2 साल बाद, उसमें देयर वाज अ डिफरेंस। ठीक है, तो 1960 में उनको पता चला इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। अभी भी वो चीज़ें, क्योंकि क्या है ना, इतनी मैन्युस्क्रिप्ट है, इतनी कॉपीड है, तो फिर वो कलेक्शन में या बड़े बड़े लाइब्रेरीज में लॉस्ट रह जाती हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आया, देखो इन शॉर्ट आपको इसमें कई सारी बातें पता चली होंगी स्क्राइब्स के बारे में कि स्क्राइब्स कौन होते हैं, और ऑल्सो आपको ये पता चला होगा कि पहले जो था प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस, सो इन हैंड जो थे स्क्राइब्स कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट को। इसकी वजह से क्या होता था, बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट और जो लेटर सेंचुरी में लिखा गया है सेम चीज़ या सेम बुक भी लिखी गई होगी, सेम मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत सारा लॉट ऑफ डिफरेंस होता था, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आ ही जाते हैं, या फिर आप जब कॉपी भी करते हो तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर पाते हो, कुछ वर्ड कुछ सेंटेंस हेयर देयर हो जाते हैं, तो उससे मीनिंग थोड़ा बदल जाता है। तो वही ओरिजिनल वाली मैन्युस्क्रिप्ट या ओरिजिनली ऑथर क्या लिखना चाह रहे हैं वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा हमारे स्टोरियंस के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये वही हमने चेंजेस की बात करें, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पढ़ी कि पेपर जो था चीप था, मोर वाइडली अवेलेबल था मिडिवल हिस्ट्री में, सो दैट्स वाई ओनली जो हिस्टोरियन है वो बहुत
बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स उनको मिलते हैं व्हेन दे वर स्टडिंग अबाउट द मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। उसके अलावा कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और आर्किटेक्चर का आज भी यूज़ करके हिस्टोरियन जो है रीड करते हैं हिस्ट्री के बारे में, यानी कि वो आज भी सोर्स हैं जैसे एंशिएंट में थे, ठीक है। तो हिस्टोरियन आज भी इन्हीं सोर्सेज का यूज़ करके जो है अपनी हिस्ट्री मतलब पास्ट को, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ठीक है। और हमारे सामने ये बुक्स बन जाती है और फिर हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक। अब हमारा नया टॉपिक होने वाला है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, ये नया टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको ये चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ सो दैट आप हर एक टॉपिक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी पढ़ लो, क्योंकि दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो। लेकिन हाँ, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमें बहुत सारे की पॉइंट्स और ये हाईलाइटेड पॉइंट्स मिल गए हैं, तो दिस इज वेरी गुड, ठीक है। मैं ऐसे मिडिवल हिस्ट्री में कुछ नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स भी एमर्ज होंगे। टाइम के साथ साथ क्या होता है, जब बड़ा रीजन, पैन रीजन एम्पायर बनता है और बीच फिर जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद कुछ छोटे छोटे लेवल पे जो है रीजनल एम्पायर्स बनने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप जो एमर्ज होंगे या जिनके बारे में हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, उन सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स की हम बात करेंगे। सो जब हम स्टडी कर रहे हैं 1000 ईयर्स की, मिडिवल हिस्ट्री क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ 1000 ईयर्स। चेंजेस ट्रेस कर रहे हैं ना 1000 ईयर के, कौन से 1000 ईयर, 700 से लेकर के 1750 के बीच के जो ईयर है, ठीक है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ये इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू द हिस्टोरियन, लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर्ड ओवर द पीरियड। तो ये इन 1000 ईयर्स को रीड करना, जो उनकी स्टडी करना कि क्या क्या चेंजेस हुए थे, हिस्टोरियन के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 1000 ईयर में भाई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे डेवलपमेंट भी हो जाती है, चीज़ें भी बदल जाती है। ये थोड़ी कि जो स्टार्टिंग में जैसा था वैसा ही रहेगा, नहीं, बाद के तो सालों में 100 साल में ही वही पूरा इतना डेवलपमेंट और चीज़ें हो जाती है। तो हम 1000 सालों की हिस्ट्री पढ़े तो जो 8 सेंचुरी में जो चीज़ होगी वो 18 सेंचुरी में सेम थोड़ी होगी, कितना कुछ बदल गया होगा, ठीक है। तो क्योंकि वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट हो जाते हैं, नए नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स हो जाते हैं, नए नए लोगों के बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता हुआ कि मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ना हिस्टोरियंस के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, है, ठीक है। तो एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड अ न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, जैसे कुछ डिफरेंट मूवमेंट्स भी हुए। देखो मिडिवल हिस्ट्री में कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज आए। मिडिवल हिस्ट्री में क्या 700 से 750 की, हम 1000 ईयर्स की बात करें, इसमें कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज भी आई जो हमने एंशिएंट वाले में नहीं पढ़े थे। लाइक पहला पर्शियन व्हील, ठीक है, पर्शियन व्हील, हाँ, पर्शियन व्हील आया इरिगेशन के लिए, एंड स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए, ठीक है, वो जो कपड़े वगैरह की बुनाई होती है, एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, जो लड़ाइयाँ होती थी, फाइट्स होती थी, उसमें फायर आर्म्स का यूज़ करना। तो ये 3 डिफरेंट चीज़ें, टेक्नोलॉजीज आई मिडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। हम ओवरऑल चेंजेस पढ़ रहे हैं तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया, क्या क्या नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स आए, ये चीज़ें, ठीक है। देखो फिर उसके अलावा फूड्स वगैरह, बेवरेजेस भी आए कुछ नए, ठीक है। इन द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जैसे पोटैटो आया है, माना जाता है अमेरिका से, ठीक है, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अमेरिका से की देन है ये पोटैटो, ठीक है। तो मिडिवल हिस्ट्री में कुछ जो हिस्टोरियन ने जब हिस्ट्री पढ़ा या फिर जो भी उन्हें सोर्सेस मिले, उससे ये भी पता चलता है कि ये 3 टेक्नोलॉजीज मैंने आपको बता दी, स्पिनिंग, पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील वीविंग में, और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ये मिडिवल हिस्ट्री में चेंज आए थे, टेक्नोलॉजी आई थी। और न्यू फूड एंड बेवरेजेस आइटम भी आई हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी मतलब वही चाइना से, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी। तो ये सारी चीज़ें मिडिवल हिस्ट्री में नए फूड या बेवरेजेस आए। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल। अब ये जो टेक्नोलॉजी आई है या जो क्रॉप्स, ये नए नए फूड आइटम्स आए, पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, तो ये सब खुद नहीं आए, ये इनके साथ इनके लोग भी आए हैं, और उन लोगों के साथ उनके आइडियाज़, उनके कल्चर, हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद देम एज वेल। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ, अच्छा ये जो मिडिवल हिस्ट्री है ना, ये पीरियड ऑफ चेंज है, पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि अब नई नई चीज़ें आएंगी तो नया नया ट्रेड होगा, है ना, तो ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री वो बढ़ेगी। पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप एंड कल्चरल चेंजेस कैसे कि जो लोग भी नए नए ऐड ऑन हो रहे हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें आई हैं, टेक्नोलॉजी आई है, क्रॉप आई है, वो इनके साथ लोग भी आए हैं तो वो अपना कल्चर भी साथ में लेके आए। तो ये जो पीरियड है मिडिवल हिस्ट्री जो है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ, ये लाइन मार्क कर लो, इट इज़ अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल लेवल पे चेंजेस का पीरियड है। और यही कुछ चेंजेस जो है हम चैप्टर 5 में भी पढ़ेंगे, और पूरी अभी हम एज अ इंट्रोडक्शन यही इन्हीं चेंजेस की बात कर रहे हैं जो पूरी मिडिवल हिस्ट्री में आए। 1000 सालों के बारे में ही हम पूरी 7th क्लास में ही पढ़ेंगे। कौन से 1000 साल है भाई, 1700 से 1750। मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको चीज़ें आप भूलो ना, आपके माइंड में टिकी रहे, ठीक है। हम इसको लर्न भी कर रहे हैं चीज़ों को साथ साथ। अब कुछ एक पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप नया आया, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही यही था, अभी तक हमने वो चीज़ पढ़ी नहीं, तो हम ये पढ़ लेते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप क्या आए, अभी हमने टेक्नोलॉजीज, न्यू फूड एंड बेवरेजेस आइटम, ये सब पढ़े, और ये भी देखा कि मिडिवल हिस्ट्री कैसे एक पीरियड ऑफ चेंज है, इकोनॉमिक लेवल पे भी, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस का, ठीक है, कल्चरल, इन सभी लेवल पे। तो अब मिडिवल हिस्ट्री में एक और चीज़ हुई कि दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, कि लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं।
तो इससे जब एक जगह से दूसरी जगह लोग मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो अपने साथ साथ अपना कल्चर, अपने आइडियाज़, अपने थॉट, बिलीव भी लेकर के जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, बहुत सारे जब लोग इधर उधर से आए, ट्रैवलर आए, तो वो अपने बिलीफ सिस्टम, अपना कल्चर और अपना ये सारी चीज़ें भी लेके आए। तो इससे कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स और सोशल ग्रुप्स नए नए इमर्ज होते हुए आपको मिडिवल हिस्ट्री में मिलेंगे, जिसमें से एक ग्रुप का नाम होगा राजपूत। ठीक है, राजपूत मिडिवल हिस्ट्री में ही इनके बारे में हमें पता चलता है। पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। देखो, ये जो पीरियड है मिडिवल हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो ये ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड है। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग इधर उधर ट्रैवल कर रहे थे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। और जो सब कॉन्टिनेंट है हैड इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू क्रेव अ फॉर्चून, काव अ फॉर्चून। वन ऑफ द ग्रुप, अच्छा अब कुछ देखो, जब इधर से उधर लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे तो सोशल लेवल पे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं कि कुछ नई नई सोसाइटीज़ और कुछ नए नए ग्रुप्स बनते जाते हैं। सो वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वॉज द राजपूत। तो आप मिडिवल हिस्ट्री में जब देखेंगे तो राजपूत नाम के लोग जो है, ठीक है, जो राजपूत कास्ट आप जानते हैं, तो वो राजपूत ग्रुप ऑफ पीपल फेमस होने लग गया। ठीक है, और ये नेम डिराइव कहाँ से हुआ, राजा पुत्रा की, जो राजा के पुत्र हैं, दैट इज कंसिडर एज राजपुत्र, यानी कि सन ऑफ द रूलर। तो सिंपल सी बात यहाँ पे आपको ये जानने को मिली है कि कुछ सोशल चेंजेस हुए और बहुत सारे ग्रुप्स नए नए इमर्ज हो के आए। तो जो न्यू ग्रुप इमर्ज हुए उसमें से एक है राजपूत। ठीक है, ग्रुप बिटवीन द 8th and 14th centuries द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जितने भी ग्रुप ऑफ वॉरियर्स थे, यानी कि जो रूलिंग और फाइटिंग क्लास है, जो कि क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं, है ना, वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंगली, तो दे ऑल्सो क्लेम्ड एज राजपूत, मतलब उन्होंने अपने आप को राजपूत बताया। सो द ग्रुप ऑफ पीपल जो रूलिंग फाइटिंग क्लास के थे, दे क्लेम्ड देमसेल्व्स एज राजपूत ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से डिराइव हुआ है, सन ऑफ द रूलर राजा पुत्रा। ओके, सो दिस वाज द ग्रुप। तो देखो अब हम, क्योंकि ये टॉपिक ही यही है कि हम सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि इमर्ज हो रहे थे इन मिडिवल पीरियड, राइट। तो देखो ये जो टर्म है ना राजपूत, इसमें जस्ट सिर्फ रूलर ही इंक्लूड नहीं थे या चिफिशंस ही नहीं, बल्कि जितने भी सोल्जर कमांडर्स थे जो कि आर्मीज़ में सर्व करते हैं, ठीक है, यानी कि जितनी भी रूलिंग एंड फाइटिंग क्लास है, देवर कंसिडर्ड देमसेल्व एज द राजपूत। ठीक है, और राजपूतों का कुछ एक शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट था, यानी कि राजपूतों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था बाय द पोएट एंड द बार्ड्स। तो जो भी पोएट कोई कविता लिखते थे या फिर उस ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताते थे, तो राजपूत कंसिडर्ड एज एक्सट्रीम वेलर एंड गेट अ सेंस ऑफ लॉयल्टी। तो उनके साथ ये माना जाता था कि भाई ये तो वेलर है, यानी कि इनमें बहुत शौर्य है और इनमें एक्सट्रीम लॉयल्टी है, किसी भी चीज़ को लेकर के ये लॉयल है, अगर वो फाइट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो लॉयल्टी के साथ। मतलब क्वालिटीज़ जो एट्रीब्यूट की जाती थी राजपूत पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, जो कि जितने भी रूलिंग फाइटिंग कमांडोज और ये सब थे, ठीक है, क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे ये लोग, ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। ठीक है, सो बाय तो ये सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप इमर्ज हो रहा था और पोएट और बार्ड्स उनको एक्सट्रीम वेलर एंड सेंस ऑफ लॉयल्टी के साथ इनको कंसिडर करते थे। एंड कुछ ये नहीं कि सिर्फ राजपूत ही ग्रुप ऑफ पीपल इमर्ज हुआ था, बल्कि अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल भी आए थे, जैसे मराठा, सिख्स, जाट, अहोम्स जो है एक ट्राइबल है, ठीक है, अहोम्स गोंड के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन सिख हो गए, मराठा हो गए, मराठास में जैसे कि छत्रपति शिवाजी, ये सब मराठा का रीजनल स्टेट के वो हैं। तो मैंने आपको बोला ना कि जैसे रीजनल स्टेट बनेगी, जैसे पैन रीजनल एम्पायर आती है, उसके बाद जब वो बड़ी एम्पायर जो आ रही थी वो जब डिक्लाइन होने लगती है, उसका पतन होने लगता है, वो खत्म होने लगती है, तो छोटे छोटे लेवल पे एक एक रीजन या एरिया में कुछ रीजनल एम्पायर्स बनने लगती हैं। इसी के साथ साथ जब लोग ट्रैवल करे थे, इधर से उधर मूव करे थे, तो कुछ ग्रुप ऑफ जो है नए नए इमर्जिस होंगे, ये कुछ ग्रुप्स। ठीक है, मराठा, सिक्स, जाट, अहोम और कैस्थास पता है क्या है, कास्ट ऑफ स्क्राइब। जितने भी स्क्राइब्स थे उनकी पूरी एक कास्ट बना दी थी कि भाई ये तो कैस्थास कास्ट है ये। ठीक है, और जो सिख है, जो भाई जो पंजाबी लैंग्वेज बोलेंगे, सबसे सारे सिख है, तो इस तरीके से बना दिया जाता था, जाट बना दिए गए थे। ऑल्सो यूज टू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मतलब यही चीज़ मिडिवल हिस्ट्री में कुछ इस तरीके से पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप्स इमर्ज हो। सो अभी हमने देखा कि कैसे कुछ पॉलिटिकली और सोशली कुछ ग्रुप इंपॉर्टेंस ले रहे थे, जैसे राजपूत ग्रुप ऑफ पीपल एंड कुछ अदर ग्रुप्स भी आए, मराठा, सिख, होम्स। तो कुछ नए नए ग्रुप सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज हो रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको आप समझोगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आएगी कि देखो क्या हो रहा था। धीरे धीरे ना अब देखो सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स तो इमर्ज हो रहे हैं, इसके अलावा ना जाति भी फॉर्म्ड होंगी, जाति या कास्ट। जैसे आज आप बहुत देखते हो कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में बहुत है कि भाई ये इस कास्ट के हैं, ये उस कास्ट के हैं। तो ये एक्चुअली ये कास्ट सिस्टम या जाति ये बननी कहाँ से चालू हुई थी, एंड व्हाट वाज द बेसिक
स्ट्रक्चर ऑफ दैट, तो हम वो इस पैराग्राफ के थ्रू समझेंगे। देखो मैं पहले ही कह रही हूँ, दिस इज एन इंट्रोडक्शन चैप्टर फॉर यू, सो यू गाइज हैव टू जस्ट टॉपिक वाइज टॉपिक आप चीज़ों को समझो, क्योंकि ये पूरी मिडिवल हिस्ट्री का थोड़ा सा आपको ये चैप्टर सार बता रहा है, तो वो सार को समझने की आप कोशिश करें, ठीक है। अब देखो क्या था, यहाँ से समझो। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वर सम ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। देखो क्या हो रहा था कि लोग जो है जंगल काट रहे थे एक टाइम पे, ठीक है, एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और खेती बाड़ी बढ़ रही थी, है ना। आपने एंशियंट में भी पढ़ा है और मिडिवल में भी, अगर मैं आपको हज़ारों सालों पहले की बात बताऊं तो जंगल काटने शुरू कर दिए गए थे और खेती बाड़ी बढ़ रही थी, तो एक चेंज बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा था, ठीक है। तो एंड क्या था कि चेंजेस इन देयर हैबिटेट, कुछ लोग ऐसे थे जो कि फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो, ठीक है, तो उनके हैबिटेट एक तरीके से चेंज हो रहे थे, है ना, क्योंकि वो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट तो कट रहे हैं, राइट। तो उनके हैबिटेट फॉरेस्ट ड्वेलर को माइग्रेट करना पड़ा सिटी की तरफ, ठीक है। तो जब वो माइग्रेट कर रहे हैं जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, धीरे धीरे वो अदर स्टार्टेड टिलिंग लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स, ठीक है। कुछ कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर ऐसे भी थे जो लैंड वगैरह को टिल करके पीजेंट्स यानी कि किसान बनने लगे। पीजेंट इज नथिंग देन द फार्मर, ठीक है, फार्मर होता है पीजेंट, तो पीजेंट्स बनने लगे। सो दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, ठीक है, चिफिशियंस, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो ये जो नए नए पीजेंट के ग्रुप आ रहे थे, ठीक है, जो कि कहाँ से आए हैं, जो कि फॉरेस्ट में ही रहते थे, इनका हैबिटेट चेंज हुआ और ये सिटी की तरफ मूव करने लग गए और पीजेंट्स बन गए, ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा जो है इन पे इन्फ्लुएंस था रीजनल मार्केट्स का, ठीक है, प्रीस्ट का, मोनेस्ट्रीज का, ठीक है। तो इसके अलावा बताया दे बिकम अ पार्ट ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। देखो ये क्या लाइन है, एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, ओके। तो जब तक वो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है, तब तक तो वो कोई टैक्स वगैरह नहीं देते थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो इनके फॉरेस्ट का टे क्लियर हुए तो इनका हैबिटेट समझते हो, द प्लेस वेयर द पर्सन लिव इन, ठीक है, तो उनका हैबिटेट बदला। तो अब वो कहाँ, वो अब जंगलों से, जो जंगलों में रहते थे, जब उनका जंगल हटा, ठीक है, तो वो यहाँ तक माइग्रेट करे। लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी मतलब एक जो कुछ नंबर ऑफ पीपल वॉज लिविंग इन अ सिटी, कुछ लोग सिटी में रह रहे थे और कुछ लोग जंगलों में रहते थे। तो जो जंगल वाले लोग थे, जब उनके जंगल कटे तो वो इधर लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में आ करके धीरे धीरे मिलने लग गए, ठीक है। तो फिर वहाँ पे यहाँ पे आकर के वो पीजेंट्स बने और अब उनको भी टैक्सेस एंड गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स पे करना होता था लोकल लॉर्ड्स को, यानी कि जो रीजनल जैसे स्टेट के लॉर्ड्स हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, कुछ इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आ गए। देखो पीजेंट्स के बीच में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस मैम कैसे आए, जरा ये समझाओ, है ना। देखो क्या होता है, इकोनॉमिक समस्या हो विच इज रिलेटेड टू मनी, मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, एंड सोशल डिफरेंसेस। देखो क्या होता है, जब फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे माइग्रेट होकर के कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का पार्ट बने, जहाँ पे और अदर लोग रह रहे थे, एज अ सोफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चर, खेती कर रहे थे या अदर काम कर रहे थे, अदर ऑक्यूपेशन कर रहे थे, जब ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स इनके साथ आके मिले और पीजेंट बने, किसान बने, तो कुछ तो थे जिन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया पीजेंट बन के, ठीक है, सोसाइटी में आकर के, सोसाइटी के लोगों के बीच में मिल करके, तो और कुछ लोग थे जो इतना पैसे नहीं कमा पाए। तो इसकी वजह से इनमें रिच और पुअर वाला डिफरेंस जो होता है, ठीक है, वो आ गया, ठीक है, कि हाई। तो इस तरीके से जब ये डिफरेंस आने लगा, सम पोजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड, जैसे किसी किसी की ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड, अदर ऑल्सो कैप्ट कैटल्स वगैरह रखने लग गए, कुछ जो है कंपाइंड आर्टिसनल बन गए, वर्क करने लग गए आर्टिस्ट वगैरह का। सो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो थी इस समय बहुत ज़्यादा लीन थी इस सीज़न में, ठीक है, ड्यूरिंग द लीन सीजन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने लगे। सो एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड। अब देखो डिफरेंसेस आते जा रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे सोशल डिफरेंसेस हो, तो पीपल वर ग्रुप्ड इनटू द जातीज और सबकास्ट। तो जब डिफरेंशिएशन आता है ना, तो जब डिफरेंस आने लग जाता है तो सेम सेम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं अपना, समझ रहे हो ये चीज़। तो एज सोसाइटी बिकम डिफरेंशिएटेड, लोगों ने अपने ग्रुप बनाने लग गए, जिसको जातीज और सबकास्ट का नाम लिया, और एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन और बैकग्राउंड। और ये उनकी जो जाति और कास्ट बनी, ये उनके दो चीज़ों के बेसिस में बनी थी, बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन, वो क्या फॉलो करे। तो जो सेम ऑक्यूपेशन, जैसे कि एंशिएंट में हमने क्या पढ़ा था वर्णा सिस्टम में, कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो शूद्र को बिल्कुल लोअर क्लास माना जाता था, क्योंकि और ये माना जाता था कि भाई वो लोग जो है, क्योंकि वो झाड़ू पोछे का में भी काम करते हैं, तो वो शूद्राज है। और जो क्षत्रिय है वो रूलिंग फाइटिंग क्लास, क्योंकि वो सोल्जर्स वॉरियर्स उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रैंक, सब कास्ट, तो डिफ्रेंशिएशन की वजह से लोगों की जाति और सब कास्ट बनने लगे, उनके ऑक्यूपेशन की वो क्या काम करते हैं और उन चीज़ों के बेच पे। और इसमें रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। देखो रैंक्स यहाँ पे फिक्स नहीं थी, यानी कि ये ऑक्यूपेशन के बेस पे था, कि मान लो अब तो जैसे मैं आपको समझाती हूँ ये चीज़ क्या बोल रहे हैं। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली का मतलब है यहाँ पर कि देखो, जैसे कि कोई शूद्रा है, ठीक है, लेकिन अगर वो वॉरियर की तरह भी जो है, अगर उसमें टैलेंट है, स्किल है, तो फिर वो क्षत्रिय कास्ट में भी आ सकता है,
तो रैंक्स जो थी, कास्ट जो था, ये सब फिक्स नहीं थी परमानेंटली, जो अब हो गई हैं कहीं ना कहीं, है ना। एंड वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ जाति। तो देखो जाति पंचायत के बारे में भी आप पढ़ेंगे तो एक बात आपको समझ आ गई होगी कि लोगों की जाति और सब कास्ट में वो जुड़ने लग गए बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन दे हैव, लाइक सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस, कि कोई बहुत अमीर होता गया, कोई गरीब ही रहा, तो वो डिफरेंशिएशन की वजह से, ठीक है। तो इस जैसे कोई फॉरेस्ट में से आया तो एकदम से उसने अपना खेती बाड़ी शुरू कर दी, कोई आया तो वो कर नहीं पाया, उतनी लैंड उसको नहीं मिली, टिल नहीं कर पाया, तो देर वर कैन मैनी रीजन, ठीक है, ऑफ डिफरेंसेस। तो ये चीज़, इसके अलावा ओके, और ये जो था ना, द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेराई फ्रॉम एरिया टू एरिया, एरिया टू एरिया, जो जाति का स्टेटस था, यानी कि जो कास्ट का स्टेटस था वो अलग अलग, जैसे कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये कास्ट अच्छी मानी जाती है और दूसरे एरिया में यही कास्ट में मेरे ख्याल से बुरी मानी जाती हो, सो या बुरी नहीं, इन द सेंस लोअर लेवल की मानी जाती हो, तो एक एरिया में अपर लेवल की मानी जा रही है और एक लोअर लेवल की मानी जा रही है एक एरिया में, तो ये भी था सिस्टम, ठीक है। तो जातीज फ्रेम, अच्छा अब जातीज ये सब काम कैसे करते थे वो यहाँ पे ये बताया गया है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये गड़बड़ जो थी कास्ट सिस्टम, अपर लोअर कास्ट, ये यहीं से शुरू हो गया था मिडिवल हिस्ट्री से ही, ठीक है। और जब ब्राह्मण्स ने वैसे भी वर्णा सिस्टम लाए तो फिर जब आप डिवाइड करोगे तो भाई डिफरेंशिएशन तो आएगा, फिर लोग एक दूसरे से कंपैरिजन भी करेंगे और फिर उसके चलते फिर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, जो कि हमने देखा है, जो कि अलाउड तो नहीं है, होना तो नहीं चाहिए बट होता है ना। तो जातीज फ्रेम देयर ओन रूल, अच्छा जो जातीज होती थी, कास्ट होती थी, जैसे ये एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक कास्ट है, इनकी इनकी एक कास्ट है, तो जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स, इनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते थे टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर, ठीक है। और ये जो रूल्स रेगुलेशन थे वो किसके द्वारा बनाए जाते थे या इन्फोर्स किए जाते थे, बाय द असेंबली ऑफ एल्डर्स, उस जाति या उस ग्रुप ऑफ पीपल के लोगों में से जो बड़े बड़े सब एल्डर्स होते थे हर फैमिली के, वो इस जाति के रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंटेशन एक तरीके से कराते थे, ठीक है। और इन सम एरिया जिसको जाति पंचायत भी बोलते हैं, जाति पंचायत क्या है कि जो असेंबली ऑफ एल्डर्स बैठती है ताकि रूल्स रेगुलेशंस को वह इन्फोर्स कराए, ठीक है। और हर एक जाति के अपने ओन रूल एंड रेगुलेशन होते थे, हर एक कास्ट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेजेस एज वेल। देखो अब जैसे मान लो विलेज तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई ये इधर ग्रुप ऑफ पीपल ने अपनी कास्ट, ये इनके एक पर्टिकुलर कास्ट के, इनकी एक कास्ट है, इनकी एक कास्ट है, तो इनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते थे, लेकिन इसके साथ साथ तो इनके अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते थे, प्लस इनको विलेज जिसमें ये रहते हैं उस विलेज के अकॉर्डिंग भी, उस विलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने होते ही थे, ठीक है। और वो सेवरल विलेजेस जो थे वो चिफिशंस, जैसे कि चीफ होते हैं गांव के, ठीक है, बड़े, तो उनके चीफ होते हैं लोग, उनकी बात सुनी जाती है, एल्डर भी केस नहीं कह सकते आप कि मतलब जो चीफ टाइप में, सरदार टाइप में। सो टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, तो वही, ठीक है। तो जातीज आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल या जो इन्होंने ऑक्यूपेशन और जिनका बैकग्राउंड सेम है तो उनको एक कास्ट मान लिया गया, लेकिन हाँ कास्ट के अपने रूल्स रेगुलेशन होते थे, असेंबली ऑफ एल्डर्स जो थी उसको जाति पंचायत करके ऐसे पूरे रूल्स रेगुलेशन अपने कास्ट के प्रैक्टिस चलाती थी, ठीक है। लेकिन हाँ जो अलग अलग जाति के लोग थे वो जिस गाँव में, उस गाँव के रूल्स रेगुलेशन भी उनको फॉलो करने होते थे। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है जी। तो अभी हमने जैसा पढ़ा, इट वाज अबाउट कैसे एमरजेंस ऑफ जाति और कास्ट हुई, यानी कि कास्ट सिस्टम कैसे आया, इस तरीके से ही आया था कि क्लियर हुआ फॉरेस्ट, और फिर जा कर के लोगों ने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जो सिटी वगैरह में लोग रहते थे उनके साथ फॉरेस्ट ड्वेलर मिले, उसमें से कुछ पीजेंट सब बने, तो उसमें से किसी ने आर्ट वर्क करा, किसी ने कोई पीजेंट बना, तो अलग अलग उनका फिर इकोनॉमिक स्टेटस और डिफ्रेंसिएशन आने लग गए, तो सेम ग्रुप ऑफ पीपल, सेम ऑक्यूपेशन वाले लोगों ने अपनी अपनी कास्ट अलग 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 बना ली, इस तरीके से, ठीक है। तो आपने ये पढ़ लिया कैसे यहाँ सारी चीज़ें हुई। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है दैट इज रीजन एंड एम्पायर। रीजन होता है एक पर्टिकुलर एरिया, और एम्पायर की बात करेंगे, यानी कि इन शॉर्ट हम यहाँ पे बात करेंगे रीजनल एम्पायर्स की, ठीक है। रीजनल एम्पायर्स मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की एम्पायर, ठीक है। और जो पैन रीजनल एम्पायर्स होती हैं उसके बारे में बताऊंगी, जो कि एक बहुत बड़े लेवल की होती हैं, जो कवर मेनी रीजन्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पैन रीजनल एम्पायर। मुगल एम्पायर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट, ठीक है। चलो अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं, इससे पहले का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हाँ जी। सो लार्ज स्टेट्स लाइक चोलास, अब देखो, अब ये हमारा नया टॉपिक है, ये क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। मैं आपको ये बात बार बार इसलिए कर रही हूँ क्लियर, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि मैम चैप्टर में कभी कोई सी चीज़ बीच में आ रही है, कभी कोई सी चीज़, है ना, आप एक चीज़ तो वो एक सीक्वेंस वाइज नहीं है, बिकॉज हम इसलिए ही टॉपिक वाइज पढ़े क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ये पूरी मिडिवल हिस्ट्री का एक थोड़ा सा क्रक्स दे रहा है आपको, ठीक है। तो लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, देखो चोलास जो थी जिसके बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे, तुगलक्स जिनके बारे में आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, मुगल्स जिनके बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, यानी कि जो तीनों नाम है यू मे बी नॉट मच अवेयर अबाउट दीज नेम्स, मतलब आप मुगल से तो अवेयर हो गए और आपने चोला भी
जो एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन तुगलक्स नया है, ठीक है, आपके लिए। तो बात यही है कि क्या कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, लार्ज स्टेट्स जो रही हैं, एनकम्पास मैनी रीजन, इन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया था। तो ये पैन रीजनल एम्पायर्स रह चुकी हैं, जैसे कि चोलास, मुगल्स एंड तुगलक्स, इनके बारे में आप अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो रीजन एंड एम्पायर का मतलब क्या है कि ऐसी एम्पायर होती हैं जो पैन रीजनल होती है, यानी कि जो बहुत सारा एरिया अपनी तरफ अपने अंडर कर लेती हैं। तो ये कुछ 3 प्रोमिनेंट एम्पायर्स रही हैं मिडिवल हिस्ट्री की। उसके अलावा अब हम थोड़ा सा प्रशस्ति के बारे में जानेंगे कि प्रशस्ति क्या होती है, ठीक है। देखो, प्रशस्ति के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक बताती हूँ मैं आपको, प्रशस्ति दिखती कैसी है, पहले इमेज दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ऐसी दिखती है प्रशस्ति। ये मेटल की प्लेट्स कुछ होती हैं जिस पे संस्कृत पे लिखा होता है। तो ये प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, एक गयासुद्दीन बलबन है जो कि दिल्ली का सुल्तान है, ठीक है। चैप्टर 2 में आप उसकी प्रशस्ति देखेंगे, वो उसने खुद लिखवाई थी। एक्सप्लेन्ड और उस प्रशस्ति में एक्सप्लेन किया गया है कि दैट ही वॉज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी, ठीक है, अफगानिस्तान। यानी कि मानना यह है, इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है, राजा ने अपने बारे में प्रशस्ति में लिखवाया है। प्रशस्ति दिखने में ऐसी होती है, मैंने आपको पिक्चर दिखा दी। तो चैप्टर 2 में आप एक प्रशस्ति देखोगे जो कि गयासुद्दीन बलबन, एक जो दिल्ली का सुल्तान है, उसके बारे में है। और उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें मेंशन है प्रशस्ति में, राजा ने अपने प्रेज में लिखवाया है कि मेरा जो एम्पायर था, कि ये जो गयासुद्दीन बलबन है, ये रूलर जो है, इसका एक वास्ट एम्पायर था, एक बहुत बड़ा एम्पायर था, यानी कि इसने बहुत बड़ा एरिया कवर करा था, जिसपे इसका कंट्रोल था, जो कि फ्रॉम बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक का था, ठीक है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया एज वेल, ठीक है। तो इसने बोला कि साउथ इंडिया में भी कई हिस्सों में इसका दबदबा था, या इसका एम्पायर था, इसका हिस्सा था, अंडर कंट्रोल था। सो पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन जो थे, यानी कि केरला, आंध्रा और कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लैड बिफोर हिज आर्मी। अब बात क्या होती है, हिस्टोरियन ने इसके ऊपर सर्च किया कि ये जो प्रशस्ति में लिखा है, क्या ये बात पूरी तरह से सही है। फिर जब हमारे हिस्टोरियन ने थोड़ी सी इसके ऊपर स्टडी करी, सो दे गॉट टू नो कि दीज वर सम एग्जैजुरेटेड क्लेम्स ऑफ कनकेस्ट, यानी कि ये बड़ा चढ़ा करके, ठीक है, एग्जैजुरेट करके, बड़ा चढ़ा करके उसने अपने कनकेस्ट यानी कि जीत को बताया था। ऐसा एक्चुअल में नहीं था कि उसके बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक का वास्ट एम्पायर था, ऐसा नहीं था, वो उसने झूठ बोला था, ठीक है। सो अब ये भी है सवाल कि भाई राजा वाई ही वॉज सेइंग अ लाई, वो झूठ क्यों बता रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, जब वो उसकी प्रशस्ति पढ़े, उसके बारे में पढ़े, तो उसको लगे कि हाँ भाई गयासुद्दीन बलबन तो बहुत ही एक प्रोमिनेंट या फिर बहुत वैसा रूलर था जिसके बहुत बड़ा एम्पायर था, उसका बहुत बड़े रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स उसके कंट्रोल में थे, बहुत सारे एरिया उसके कंट्रोल में थे। बट कि उसको ये नहीं पता था कि हमारे हिस्टोरियन इतना स्टडीज़ वगैरह करेंगे और इतना कि वो ये भी पता लगा लेंगे कि ये झूठे लिखवाया आपने प्रशस्ति में, ठीक है। सो एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर देयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो एट द सेम टाइम क्या था कि लोग जो थे मतलब जो रूलर्स थे, वो चाहते थे, वो क्लेम करते थे, ऐसा वो दिखाना चाहते थे अपने आप को कि जैसे उनका कंट्रोल है बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट में, सो दैट टू जस्ट टू शो देयर पावर कि भाई वो कितने पावरफुल है। तो ये चीज़, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है जो कि एक इंपॉर्टेंट बॉक्स है, अगर आप सीटेट के पर्पज से बात करें तो भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन और अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो भाई हमको तो कुछ नहीं छोड़ने का है ना। और आप सीटेट या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ऑल्सो तैयारी करें और तभी आप ये एनसीईआरटी पढ़े हैं, तो मैं लाइन टू लाइन आपको चीज़ें समझा रही हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी। तो आप ज़रूर अपनी अटेंडेंस लगाइए कॉमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि व्हाट यू फील अबाउट दिस वीडियो। यू कैन गिव मी योर ऑनेस्ट फीडबैक, देयर इज़ नो हार्म इन दैट, है ना। तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। अच्छा, आगे देखें, अभी हम बॉक्स को पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज एंड रीजन, ये है अमीर खुसरो का बॉक्स, ठीक है। अमीर खुसरो ने कुछ लिखा है। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट, ठीक है, ये पोएट है अमीर खुसरो। ये सूफीज़म को भी फॉलो करते हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो अमीर खुसरो कहते हैं इन्होंने नोट करा अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन। अच्छा, ये आए थे यहाँ से ईरान वगैरह अफगानिस्तान की साइड से, तो इन्होंने जो है फिर बताया, जब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए तो इन्होंने कुछ चीज़ें नोट करी इंडिया के बारे में। तो फिर उन्होंने वहाँ यहाँ तब लिखा कि डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, कि इस लैंड पर, इस इंडिया में हर एक रीजन में, हर एक एरिया में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी। आप समझ रहे होंगे सिंधी कहाँ बोली जाती है, लाहौरी लाहौर की है, कश्मीरी कश्मीर की है, ठीक है। दवार समुद्री की है सदर्न कर्नाटका की, जबकि अब कर्नाटका की क्या है, कन्नड़, ठीक है। अच्छा, तेलंगानी आंध्र प्रदेश की, गुजराती की जो कि अब गुजराती लैंग्वेज है, तो गुजरात की गुजारी। तो इन्होंने बताया कि तमिलनाडु की माबारी, बंगाल की गौरी, ठीक है, ये अवधी, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की अवधी लैंग्वेज है ना, और नॉर्थ की
या एरिया अराउंड दिल्ली उसकी हिंदावी है, जिसको हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तब ये हिंदावी के नाम से। तो अमीर खुसरो ने बोला कि इंडिया के लैंड एरिया पर जितने भी रीजन से एरिया हैं वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। उसने कुछ बताया कि हाँ ये लैंग्वेजेस इस एरिया में बोली जाती है, क्योंकि अमीर खुसरो ने ये चीज़ हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर के नोटिस करी। ही इज़ ऑल्सो अ पोएट, ठीक है, तो ये लिखते हैं उस बारे में। तो अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट तो दीज लैंग्वेज, उसने बोला ये सब लैंग्वेजों के अलावा भी एक और लैंग्वेज है जो कि है हमारी संस्कृत, विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को या पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग नहीं करती। जैसे कि गुजरात में गुजारी यानी कि गुजराती ही बोली जाती है, या कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज है। तो इस तरीके से वो बता रहे हैं। तो संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है, उन्होंने नोट किया कि भाई जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग नहीं करती है, बल्कि ये ओल्ड लैंग्वेज है जो कि जिसके बारे में कॉमन या ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो इट, मतलब हर कोई पहले के टाइम में संस्कृत नहीं जानता था, ओनली ब्राह्मण्स डू, सिर्फ ब्राह्मण्स ही जो है संस्कृत लैंग्वेज जानते रहे। इसलिए जितने भी हमारे रीजनल ये जो बुक्स हैं, या फिर ये रीजनल कह रही हूँ सॉरी, जितनी भी हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण्स ने, वेद वगैरह हैं, सब ब्राह्मण्स को ही क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज वो जानते थे, तो वही चीज़ों को लिखते थे या डिक्टेट करते थे, ठीक है। नाम से ही बताई गई, जैसे बंगाल में गौरी लिखा है उसने, जबकि अब जो बंगाल में लैंग्वेज बोली जाती है वो बंगाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज बदल गई है, लैंग्वेज नहीं बदली है, लैंग्वेज अभी भी पहले भी वही बोली जाती थी, अभी भी वही बोली जाती है, बस लैंग्वेज का नाम बदल गया है कि पहले बंगाल की लैंग्वेज को गौरी बोलते थे, अब बंगाली है ना, आपको पता है। गुजरात की पहले गुजारी थी, अब गुजराती है, ठीक है। तो इस तरीके से सो देखो आगे का पैराग्राफ क्या लिखा है। तो अमीर खुसरो का ये छोटा सा बॉक्स जो कि उन्होंने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लैंग्वेजेस को लेकर के नोटिस करा कि अलग अलग रीजन में किस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जा रही है, तो उन्होंने अपना वो जो POV था वो उन्होंने शेयर किया। अब बाय 7 और हमारे पास ये बुक में है, ठीक है। तो बाय 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल डायमेंशन एंड देयर ओन लैंग्वेजेस एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो ठीक है, 700 यानी कि जहाँ से मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ देखी गई है कि हर एक जो रीजन है उसका अलग अलग अपना ज्योग्राफिकल डायमेंशन होता है, या हर एक एरिया की अलग अलग लैंग्वेज, अपनी अपनी लैंग्वेज थी और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स लोग फॉलो कर रहे थे। जैसे कि गुजरात का एक अलग वहाँ पे कल्चर फॉलो होता है, या एक तमिलनाडु या सदर्न पार्ट में चले जाओ तो अलग कल्चर फॉलो होता है ना। तो कल्चर प्रैक्टिसेस अलग अलग है, लोगों की लैंग्वेजेस भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नोटिसेबल हैं। नाउ यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 7 में, आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, ठीक है। कुछ अभी रूलिंग डायनेस्टीज जो आगे आएंगी, फिर आपको वहाँ पे पढ़ोगे कि कैसे कैसे उन्होंने कितना एरिया कवर किया था और क्या क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पे होती थी। जैसे कि अगर आप मुगल्स की बात करोगे तो उन्होंने पूरा नॉर्थ मतलब काफ़ी एरिया मस्त पाकिस्तान अफगानिस्तान ये वाला एरिया भी पूरा कवर कर लिया था, ठीक है। सो देयर वर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। तो ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलास, जैसे कि अभी आप ये डायनेस्टीज पढ़ेंगे, चोलास, खिलजी, तुगलक्स और मुगल्स, ठीक है, वर एबल टू बिल्ड द लार्ज एम्पायर। आई टोल्ड यू ना, पैन रीजनल एम्पायर स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। इन्होंने काफ़ी सारे रीजन और एरिया को कवर किया था और बड़ी एक एम्पायर इन सब ने बनाई थी, ठीक है। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, बट ऐसा नहीं है कि हर कोई एम्पायर जो पैन रीजनल थी या जिन्होंने ज़्यादातर एरिया कवर करा था वो सक्सेसफुली या इक्वली स्टेबल रही, यानी कि बहुत लंबे समय तक चली, ऐसा भी नहीं है। बीच बीच में इनका भी डिक्लाइन होगा। कोई जब पावर आती है किसी के हाथ में तो फिर धीरे धीरे वो फिर शिफ्ट भी होती है पावर, है ना, तो वो डिक्लाइन भी होगी एम्पायर। आप पढ़ेंगे ये सब चीज़ें कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो जो पूरी मिडिवल हिस्ट्री है यहाँ पे आप दिल्ली सल्तनत और तुगलक्स, मुगल्स, इन्हीं के बारे में, चोलास, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे जब जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए बताया जा रहा है कि ये पैन रीजनल एम्पायर रही हैं जिन्होंने बहुत बड़ा एक एरिया कवर कराया और अपना कंट्रोल काफ़ी सारे एरिया पे इनका था। जैसे मुगल्स, आपको पता ही है कितने प्रोमिनेंट, कितने सारे रूलर्स आए हैं इसके मुगल्स के अंडर। तो देखो यहाँ पे यही बताया गया है कि व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, देखो कोई एम्पायर जब खड़ी होती है, बड़ी बनती है, तो भाई वो फिर एक टाइम पे डिक्लाइन भी होती है ना। तो यहाँ क्या बताया देखो, व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी के एंड में डिक्लाइन हो जाएगी। इट लेड टू द री एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट, ठीक है, जो कि आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो जब एक बड़ी एम्पायर है, जब वो डिक्लाइन होती है, जब वो हटती है, तो कुछ छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स फिर से बननी शुरू हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे लोकल रूलर्स अपने एरिया में राज चलाना शुरू कर देते हैं, लोकल रूल्स चलते हैं। तो बट ईयर्स ऑफ इम्पेरियल, लेकिन जो पैन रीजनल रूल्स थे या जो पैन रीजनल एम्पायर रही थी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अभी अभी उन रीजन्स में या उन रीजनल स्टेट में देखने को मिलते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब क्या कि जब एक मान लो एक मुगल एम्पायर थी, उसने बहुत सारा एरिया रीजन कवर कर रखा था। जब वो मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई, उसके रूलर्स खत्म हुए, ठीक है, मुगल एम्पायर का वो दबदबा खत्म होने लग गया धीरे धीरे, क्योंकि रूलर्स की वजह से। लास्ट में औरंगजेब आएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, कुछ छोटे छोटे रीजन्स जो मतलब जो एरिया है उसमें रीजनल स्टेट बननी लग जाती है, यानी कि लोकल लेवल पे रूलर्स जो है अपना लोकल रूलर्स अपना राज चलाते हैं, जब तक कि कोई अगला पैन रीजनल एम्पायर नहीं आता है, उनको उनसे लड़ाई करके फिर एक बड़ा एम्पायर नहीं बनता, ठीक है। तो इस तरीके से
तो लेकिन हाँ, ये जो रीजनल छोटी छोटी एम्पायर स्टेट्स होती थी, रीजनल एम्पायर होती थी छोटी छोटी, ठीक है, तो उनमें थोड़ी बहुत झलक पैन रीजनल एम्पायर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखते थे कि जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो होता था। यहाँ पे देखो लिखा है, across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small state had ruled over them. ठीक है, तो these were apparent in the emergence of यहाँ पे जो important चीज़ है वो मैं ये बताती हूँ कि मतलब मैनेजमेंट का तरीका, गवर्नेंस का स्टाइल, ये सारी चीज़ें, ठीक है, रीजनल स्टेट में पैन रीजनल वाली वो झलक दिखती थी। थ्रू द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 से 1750 में मिडेवल हिस्ट्री की बात करें, सो द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। तो ऐसा नहीं था कि ये जो रीजनल एम्पायर्स थी या जो छोटे छोटे भी रीजनल स्टेट बनने लग जाते थे कि ये आइसोलेशन में ग्रो हो रहे, ऐसा नहीं था, ठीक है। और दीज रीजन्स फेल द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब वही है ना, जो बड़ी एम्पायर रह चुकी हैं उनका जो असर था, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन रीजनल स्टेट पे भी पड़ते थे, विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिव, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप अभी तक का जितना मैंने आपको पढ़ाया है। अब ये जो हमारा नया टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको लेके आऊँगी बहुत जल्दी। तो अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को। मैं अपने इसी चैनल पर लर्न विद मी पे हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश तीनों का कॉन्टेंट डालती हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आप 7th क्लास में हैं और इसी तरीके से आप मेरे साथ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको सारा जितना भी मतलब मुझे इस पूरे चैप्टर को लेकर के, हर एक चैप्टर को लेकर के जो नॉलेज होती है, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू ऑल द knowledge, I always share with you, ठीक है। तो thank you so much, that is it for today's video. If you like my effort a little bit also, you please comment down below and please like the video and subscribe the channel। हाँ जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।